हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 6 का सेक्शन सी और आज हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन सी कितने मार्क्स का होता है? 18 मार्क्स का। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक के क्वेश्चन सी में इंक्लूड है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग इन मोहनजोदारो। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा मोहनजोदारो के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लिख देंगे। इन 1922 आर्कोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, रखलदास बैनर्जी और दयाराम सैनी। ठीक है, इन्होंने रिमेन्स फाइंड किए थे मोहनजोदारो में। कहाँ पर? लारखान डिस्ट्रिक्ट, जो आज पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो का मतलब होता है द हीप ऑफ द डेड। पब्लिक बाथ के बारे में बात करें तो अ ह्यूज बाथ वाज एक्सकेवेटेड एट मोहनजोदारो। देयर वाज एन अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट. There might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes. These public baths might have been used for festivals and religious ceremonies. जहाँ पर सब इकट्ठा हो सके कोई भी फेस्टिवल या रिलीजियस सेरेमनी में। फिर दूसरा है पब्लिक बिल्डिंग्स। द ruins of 2 huge buildings have been found at मोहनजोदारो। ठीक है, यानी कि 2 बहुत ही बड़ी बिल्डिंग्स के ruins मिले थे। They might have been used as a town hall or as a theater or an administrative office or a granary. ठीक है, तो वो जो बिल्डिंग्स है, हो सकता है टाउन हॉल हो, थिएटर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो या ग्रेनरी, जहाँ पर ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं। द बराक ऑफ सच बिल्डिंग्स वॉज ऑल्सो फाउंड। बराक यानी कि जहाँ सोल्जर्स रहते हैं वो जगह। दिस मस्ट हैव बीन यूज्ड टू accommodate soldiers. Clear? फिर है लोथल was an important port in Gujarat. Explain. लोथल important के साथ साथ सबसे richest port भी था. So लोथल is situated in धोलका तालुका of अहमदाबाद district. 2 नदियों के बीच में है, भोगावो और साबरमती. It is 18 kilometer far from Bay of Khambar where 3 layers of human habitat were found. A huge dockyard was constructed to facilitate ships in the time of high tides at the lower eastern part of the town, and this is a unique feature of लोथल. तो लोथल का यूनिक फीचर वहाँ का पोर्ट था, जहाँ पे डॉकयार्ड भी मिला है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी हुआ करता होगा उस टाइम पे शिप्स के थ्रू. Such dockyard, storage shop, etc. show the proof of export and import. This suggests that Lothal might be a rich and prosperous port of India. This is a matter of great pride, not only for Gujarat but also for history of India. ठीक है, तो इसलिए लोथल गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए एक प्राउड हेरिटेज है. ओके, फिर आता है आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन पिक्चर द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? नालंदा. Ancient Nalanda University was situated at Badgaon village of Patna district in Bihar. फिर Nalanda gave more importance in Buddhist and Jain tradition. In the 5th century, Kumargupta had built a monastery here, monastery जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं. Since then, fame of Nalanda had increased. तो जब से monasteries बनी तब से नालंदा और ज़्यादा फेमस हो गया. Students from various parts of the world used to come here for study. और एग्जाम्पल यहाँ पे एक ट्रेवलर है यून सैंग, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट करने आया था. Today only the ruins of great university left, but amidst the ruins one can visualize the glorious culture of India. अभी तो सिर्फ जो कुछ पार्ट बचे हुए हैं वही है, लेकिन उसमें से भी हम ये विजुअलाइज कर सकते थे ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी. फिर यून सैंग यहाँ से कितनी बुक्स लेकर गया? 657 बुक्स फ्रॉम हियर टू चाइना. ठीक है, who visited in the 7th century. Now there were 7 huge halls या room section in the university. There were 300 rooms for delivering lectures. इतने क्लासरूम हुआ करते थे. Special monasteries were built for dwelling of students. Students के रहने की भी फैसिलिटी थी. Many villages were donated for university सस्टेनेंस, यानी कि गांव के गांव दान में दिए जाते थे, यूनिवर्सिटी चलती रहे उसकी वजह से. यहाँ पे बच्चों से किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता था. फूड एंड क्लोथिंग फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द अर्निंग ऑब्टेन फ्रॉम दोज विलेजेस. और उन विलेजेस से जो भी कमाई आती थी उसी के थ्रू ये यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते थे. इट्स बुक रिपोजिटरी, यानी कि जो लाइब्रेरी है यहाँ की, उसको क्या कहा जाता था? धर्म कुंज. ड्यूरिंग 5th to 11th century BC, Nalanda was a reputed as well as esteemed center of education. तो ये नालंदा पूरी दुनिया में उस टाइम पर फेमस थी. What does mean by resource? Describe its usage. तो the things on which the man is dependent
human needs can be fulfilled by them and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources। यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिन एलिमेंट्स को ह्यूमन अपनी स्किल्स के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू खुद के लिए इस्तेमाल कर पा रहा है, वही क्या कहलाएंगे? रिसोर्सेज। यानी कि ऐसी चीजें जिस पे मैन डिपेंडेंट है, ठीक है, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और ऐसी चीजें जिस पर जो मैन है वो अपनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का इस्तेमाल करके वो खुद के लिए उसको यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। सो यूसेजेस ऑफ रिसोर्स में पहला है रिसोर्स यूज एज food. So fruits grow naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its product being obtained through domestic animals, fish, honey prepared by honeybees etc. are used as food items। फिर दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं as a source of raw material, जैसे कि various goods obtained from forest, agro product, wool, hides and meat available from animals, mineral ores etc. are the raw material for many industries। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल भी कहाँ से आता है? रिसोर्सेज, ठीक है। फिर रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं एज एनर्जी रिसोर्स। वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक फ्यूल। इसके अलावा एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल्स। तो इन सब के थ्रू भी एनर्जी जनरेट की जाती है। तो ये सब हो गए यूसेज ऑफ रिसोर्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरे 3 मार्क्स मिल सकते हैं, एज इट इज आपको लिखना होगा। चलिए फिर है व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड व्हाई हैज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकम्स इनएविटेबल। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है और अब इसको कंजर्व करना क्यों इतना जरूरी है? इनएविटेबल यानी कि अब इसका कंजर्वेशन हम अवॉइड नहीं कर सकते। सो पहला आंसर है द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम कोई चीज कब कंजर्व करते हैं? जब वो खत्म होने आती है, जब लोग उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इसलिए ही यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कैर्सिटी है रिसोर्सेज की, इसलिए उसको कंजर्व करना है। If the resources are exploited at the current rate, यानी कि जिस तरीके से अभी हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle। यानी कि जिस तरीके से अभी हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं या हम कह सकते हैं बर्बाद कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, तो फिर जो करंट लाइफस्टाइल अभी हमारी है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सिर्फ एक ड्रीम रह जाएगा। इट इंक्लूड्स इट्स रेशनल यूसेज। अब इसको कंजर्व करना यानी कि यूज तो करना ही पड़ेगा पर रैशनली। इट्स कंजर्वेशन एंड री यूसेज। फिर व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस, ये एग्जैक्ट मीनिंग है, व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ अ ट्री, ह्यूमन लाइफ, द अरेंजमेंट मेड फॉर इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। यानी कि जब किसी की एग्जिस्टेंस पर बात आती है तो उसको बचाने के लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं दैट इज नोन एज कंजर्वेशन। तो यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए इनका कंजर्वेशन जरूरी है। दूसरा क्या पूछा था? Why it is inevitable? So human needs are unlimited। जो ह्यूमन की वॉन्ट्स हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। फिर while the resources are limited, लेकिन उन वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। During last 100 years, usage of the resources has increased very much due to extraordinary development in science and technology and due to population explosion। Population बढ़ती ही जा रही है लेकिन resource तो उतने ही है, तो उतने ही resources में pressure बढ़ रहा है सबकी डिमांड पूरी करने के लिए। और दूसरा डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा हो रहा है कि resources का यूसेज होते होते वो एक्सप्लॉइट ही हो जाते हैं। Severe implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो इसका रिजल्ट आने वाले सालों में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा ह्यूमन लाइफ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट किया जाता है दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व एंड शुड बी यूज रेशनली। क्लियर हुआ कि क्या मतलब होता है और क्यों इसको कंजर्व करना जरूरी है। नाउ मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, पहले थोड़ा इंट्रो देना पड़ेगा कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। सो इट इज द प्रोसेस इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर स्टेट कंट्रोल इज हैंडेड ओवर और ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। मतलब ऐसे यूनिट्स जो गवर्नमेंट के हैं वो मैनेजमेंट या तो ओनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर देता है, दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। तो एडवांटेज क्या है?
कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा सो देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी। अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो गई तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ यानी कि दोनों में, जो बेसिक नीड्स है उसमें भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर मशीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है या जो बहुत ज़्यादा कैपिटल मांगती हैं। क्लियर? वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ऐसे एंटरप्राइज गवर्नमेंट के जो बिल्कुल लॉस में थे, जो डूब रहे थे, उनको प्राइवेटाइज करने की वजह से वो इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि वर्किंग कैपेसिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी होती है एज कम्पेयर टू दी पब्लिक सेक्टर। तो ये एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है कि इकोनॉमिक पावर है सेंट्रलाइज्ड। अब आज के टाइम पर सिर्फ 3 ही इंडस्ट्रीज या 3 ही सेक्टर ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट है, उसके अलावा हर जगह प्राइवेट अलाउड है। जैसे कि डिफेंस हो गया, पहला है डिफेंस, दूसरा एटॉमिक एनर्जी और तीसरा है रेलवेज। ये 3 सेक्टर में गवर्नमेंट है, यहाँ पे प्राइवेट नहीं आ सकता। इसके अलावा प्राइवेट के लिए सारी चीज़ें खुली हुई हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चलेगी प्राइवेटाइजेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ विच ईविल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज्ड। मोनोपोली क्या होता है, जब मार्केट में सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर हो तो वो अपने मन मर्जी के हिसाब से प्रोडक्ट्स के प्राइस रखता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर ही ध्यान दिया गया, क्योंकि वही फायदा करके दे रही थी ना, इसलिए। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज में किसी में ध्यान नहीं दिया तो वो बंद होती गई, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी चला गया। Prices have not remained under control due to privatization, which has led to problem of price rise. अब देखो, गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें होती हैं तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, इसलिए वो कोई भी कमोडिटी का प्राइस एक लेवल से ज़्यादा जाने ही नहीं देता है ताकि हर सिटीजन उसको अफोर्ड कर सके। लेकिन जैसे ही प्राइवेट के हाथ में चीज़ें आती हैं तो प्राइवेट का मोटिव हो जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और यहाँ पे सोशल वेलफेयर का जो मोटिव है वो चला जाता है। एंड दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? फिर है द नेसेसिटी टू कंट्रोल प्राइस हैज अराइजन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। प्राइस राइज को क्यों कंट्रोल करना जरूरी है? तो सबसे पहला, द विशियस सर्किल ऑफ प्राइस राइज कीप्स ऑन मूविंग कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब देखो क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो वेजेस इंक्रीज करने पड़ेंगे क्योंकि वर्कर्स डिमांड करते हैं, तो इनकम बढ़ गई। अब जब इनकम बढ़ गई तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ गई तो लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेंगे। ठीक है, लाइव्स ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल बिकम मिजरेबल, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ती है पर सप्लाई सामने से ना हो तो प्राइस राइज होगा, और सफर कौन करेगा? पुअर एंड मिडिल क्लास। दूसरा है रेट ऑफ सेविंग इन कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस। सेविंग का रेट कम हो जाता है, लोग कैपिटल जनरेशन यानी कि पैसा इतनी आसानी से लगाते नहीं है प्राइस राइज की वजह से। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटी डिक्रीजेस, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक असेंशियल गुड्स, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है और लग्जरियस आइटम्स का प्रोडक्शन ही ज़्यादा होता है। नए बिजनेस, इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट रुक जाते हैं, ठीक है, महंगाई की वजह से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, क्योंकि क्या, इन्फ्लेशन की वजह से जो कंट्री की करेंसी है उसकी वैल्यू कम होने लगती है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इतना आसानी से नहीं होगा। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है और हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर क्या, नई प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। एक तो फॉरेन डेट और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड विच गिव्स राइज टू न्यू प्रॉब्लम। देखो, इंपोर्ट करना यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को खर्च करना, जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, जिसकी वजह से फिर से प्रॉब्लम इकोनॉमी को होगी। फिर है प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेस, है ना, तो स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है। असेंशियल गुड्स का ही प्रोडक्शन नहीं होगा पर डिमांड तो है ही ना, तो अगेन वही डिमांड ज़्यादा, सप्लाई नहीं, तो प्राइस विल राइज। लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का खराब होता जाता है। पुअर बिकम पुअरर, यानी कि जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है। एज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स increases in the country, they become expensive, so the cost of export goods increases. अब cost of production बढ़ रहा है तो चीज़ें महंगी होंगी। अब जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी महंगी होगी, तो एक्सपोर्ट भी हमारा जो है कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। Comparatively imported goods become cheap in the market. As a result, export decreases and import increases. Balance of exchange is disturbed. यानी कि import सस्ता हो जाता है और export महंगा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, import ज़्यादा करने लगते हैं और export कम करेंगे। तो जब import ज़्यादा होता है export से तो बस imbalance create हो जाएगा, ठीक है।
इकोनॉमी में। देन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर और मिडिल क्लास डिटेरिएट्स बिकॉज ऑफ प्राइस राइज। सबसे ज़्यादा सफर कौन करता है? मिडिल क्लास और पुअर। इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स इमोरल एक्टिविटीज, अब अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान गलत तरीके भी अपनाता है, जैसे कि चोरी हो गया, फिर रॉबरी, मर्डर, क्राइम, बैटिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, मॉरल डिग्रेडेशन अकर्स इन द सोसाइटी। इतने सारे क्राइम्स होंगे सोसाइटी में तो सोसाइटी जो है वो मॉरली डिग्रेड हो जाएगी। यानी कि ये जो क्राइम्स है इनकी भी जड़ क्या है? पॉवर्टी। क्लियर? सो इसलिए प्राइस राइज को कंट्रोल करना जरूरी है। दस इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज इज हिंड्रेंस फॉर इकोनॉमी, सो देयर इज अ डेस्परेट नीड टू कंट्रोल प्राइस राइज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये रुकावट बनती है, इसलिए प्राइस राइज को कंट्रोल करना जरूरी है। नाउ हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड व्हाट आर द डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन अ कंप्लेंट? तो सबसे पहले तो कंज्यूमर के साथ अगर चीटिंग हुई है तो कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है? सबसे पहला खुद कंज्यूमर जिसके साथ जो हुआ है, यानी कि विक्टिम। देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूटी। जो गवर्नमेंट है वो भी क्या है? कंज्यूमर ही है, क्योंकि वो भी एक्सपेंडिचर करती हैं, ठीक है, चीज़ें खरीदती हैं। एंड देन कंज्यूमर सोसाइटी और कंपनी लॉ और अदर प्रिवेलिंग लॉज। कंज्यूमर सोसाइटी हमारे बिहाफ पर भी कंप्लेन कर सकती है। रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर ऑन द मैटर इन विच इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर। अगर कोई ऐसा मैटर हो जो हर एक कंज्यूमर के इंटरेस्ट में हो, तो जिसके साथ चीटिंग हुई है उसके बिहाफ पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उसका कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद आता है कोई भी फैमिली मेंबर of the person who has purchased the product या services with his permission में फाइल अ केस। यानी कि जिस कंज्यूमर ने चीज़ें खरीदी हैं उसके बिहाफ पर उसका कोई भी फैमिली मेंबर उसकी परमिशन से केस कर सकता है इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल और सर्विसेज और मे लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट लॉस। कोई भी लॉस हुआ हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो फैमिली मेंबर है, मेन कंज्यूमर यानी कि विक्टिम के बिहाफ पर कंप्लेन कर सकता है। सो ये 5 ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं? तो पहले तो नेम ऑफ एप्लीकेंट, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, फिर एनक्लोज कॉपी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एक्यूजेशन। अब एविडेंस यहाँ पे क्या होगा? जब हमने चीज़ खरीदी है तो जो बिल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। नेवर गिव द ओरिजिनल एविडेंस, हमेशा उसकी जेरोक्स ही दी जाती है। एनक्लोज बिल, रिसिट ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट कैश में है तो रिसिट तो होगी, लेकिन अगर चेक में है तो जो चेक का नंबर है, ठीक है, उस चेक की डिटेल सारी सबमिट करनी रहेंगी। और एनक्लोज कॉपी ऑफ कंडीशन मेंशन बाय द सेलर। अच्छा, सेलर ने क्या बोला था, पर उसने हमको क्या प्रोडक्ट पकड़ाया या क्या सर्विस प्रोवाइड करने का वादा किया था और हमको क्या सर्विस मिल रही है, तो जो सेलर ने मेंशन की थी कंडीशन वो भी हमको सबमिट करना पड़ेगा एज अ डॉक्यूमेंट, एज एन एविडेंस, ठीक है। सो दी कॉपी ऑफ कंडीशन मेंशन बाय सेलर या कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, तो वो एडवर्टीजमेंट भी हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। पैम्पलेट या प्रोस्पेक्टस, कोई भी ऐसी चीज़ जहां पर आपने देख के उस प्रोडक्ट को खरीदा हो, वो सब हो जाएगा डॉक्यूमेंट का पार्ट। क्लियर? देन लास्ट क्वेश्चन इज विच आर द स्कीम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू एंश्योर इक्वालिटी टू विमेन। पूरी 10 स्कीम्स है। ये जो स्कीम्स है ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स में पूछी जाती है। नाउ गुजरात गवर्नमेंट हैज सेट विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन 2001 और उसकी प्रोग्रेस किसके लिए? फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, ठीक है। अब इस पर्पस के लिए ये सारी स्कीम्स यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई। पहला तो है गर्ल एजुकेशन चैरियट फेस्टिवल, रथ यात्रा जैसे, ठीक है, चैरियट यानी कि रथ होता है ना, तो गर्ल एजुकेशन चैरियट फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया। इसके थ्रू रिजल्ट भी देखा गया, 100% जो लड़कियां हैं उन्होंने एडमिशन स्कूल में कराया। फिर विद्या लक्ष्मी बॉन्ड किसके लिए है? फॉर गर्ल चाइल्ड इन द विलेजेस हैविंग 35% वुमेन लिटरेसी रेट। ऐसे गांव जहां पे वुमेन लिटरेसी रेट 35% से कम है और ऐसे शहर जिनकी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रही है, उनके लिए स्कूल यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी में एडमिशन लेने के लिए विद्या लक्ष्मी बॉन्ड। फिर दूसरा है सरस्वती साधना योजना। साधन से याद रखना, ये साइकिल दी गई थी लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कितने? 1,50,000 गर्ल्स को। फिर सबला योजना क्या है? एडोलसेंट गर्ल्स के लिए है। स्टार्टेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू एडोलसेंट गर्ल्स। फिर गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन, कितना रिजर्वेशन? तो गुजरात गवर्नमेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, और 33 to
50% कर दिया गया है किसमें, लोकल गवर्नमेंट में। क्लियर। फिर है राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना, ये किन के लिए है, रिटायर्ड, इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड पेंशन देने के लिए, ठीक है, टू दी प्रोलेटेरियंस एंड डेस्टिट्यूट ओल्ड पीपल, डेस्टिट्यूट यानी कि एकदम गरीब ओल्ड पीपल जो है वो, और विडोज के लिए, ठीक है, इन द लेटर हाफ ऑफ देयर लाइफ। फिर मिशन मंगलम योजना, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक हेल्प टू द वुमेन थ्रू सखी मंडल टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। सखी मंडल वुमेन का ग्रुप होता है, ठीक है, अब इसको फाइनेंस करके गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है। सो नाम क्या है इसका, मिशन मंगलम योजना। ममता कार्ड इशू किया जाता है ई ममता प्रोग्राम के अंडर टू कंट्रोल डेथ एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बच्चा या माँ दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए ई ममता प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ममता कार्ड। फिर फॉर एबॉलिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी बचाओ अभियान चालू किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको मेडिसिन, लेबोरेटरी टेस्ट, ऑपरेशन फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब ST SC की प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड करने के लिए जो स्कीम थी उसका नाम क्या है, चिरंजीवी योजना। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में तो सब याद रखना है। विद्या लक्ष्मी बॉन्ड किसके लिए था, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन के लिए। सरस्वती साधना, ये साइकिल्स इसमें दी गई थी। सबला योजना, न्यूट्रिशियस फूड टू एडोलसेंट गर्ल। उसके बाद स्वावलंबन, तो ये पेंशन से रिलेटेड है। मिशन मंगलम, सखी मंडल, यहाँ पे फाइनेंस करती है गवर्नमेंट। ये ई ममता प्रोग्राम, तो प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ पे डेथ कंट्रोल करना था। फिर सेव गर्ल चाइल्ड, दैट्स ओके। ये चिरंजीवी योजना, ये किसके लिए थी, तो प्रेग्नेंट वुमेन, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की वुमेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन C कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप हमारी ऐप UGT से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।